राजस्थान के सभी महारथी योद्धाओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का कंप्लीट लैंग्वेज 1 के लिए रहेगा। ये सेशन लैंग्वेज 1 के उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो बिल्कुल आंख फाड़ करके इंतजार कर रहे हैं अपने सॉल्यूशंस का, टेंशन कर रहे हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलो, मैं अपने हिसाब से, मेरे अनुमान से आपको आंसर्स बता रहा हूँ। वैसे लैंग्वेज 1 मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जो चीज़ें हैं वो हम एक बार डिस्कस जरूर करते हैं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में सारी चीज़ें क्लियर कट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बकवास किए बिना सीधे अपने पेपर सॉल्यूशन पर आते हैं। ये ऑल शिफ्ट्स का सॉल्यूशन है और सबकी सीरीज ए है। सीरीज कौन सी है? ए। दिमाग में सेट रखना, सारी जो सबके पेपर की सीरीज है वो सीरीज मैं यूज कर रहा हूँ ए। पूरा ए सीरीज से चलेगा। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तीनों शिफ्ट की ए सीरीज मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आपकी बी सीरीज हो, सी हो, डी हो, आप अपने हिसाब से मैच करना, ठीक है भाई। मैं आपको बस एक सीरीज सॉल्व करवा सकता हूँ, सारी सीरीज नहीं। पहला क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस बताओ। ही ड्रॉज अ स्केच एवरीडे। ही ड्रॉज अ स्केच एवरीडे। तो देखो, ड्रॉज के दो टुकड़े करोगे, ड्रॉज के दो टुकड़े हो गए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें इज एम आर और वर्ब थर्ड आ रहा हो। देखो पहला देखें, इज एम आर थर्ड फॉर्म, ये गलत है। ये आई एन जी आ गया, गलत है, ये गलत है। आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा, ए स्केच इज ड्रॉन एवरीडे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन का ये भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें शय गलत दे दिया इसका, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन मानना पड़ेगा। ये वाला शय आएगा, ये हो गया डिस, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बोलना पड़ेगा इसको। और इसीलिए ये डे हो गया, ये ई हो गया, ये स हो गया, ये कै हो गया, ये रे हो गया, ये ई हो गया, ये पे हो गया, श हो गया, आ हो गया, ना हो गया। और आ लिखे लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला ए तो गलत है, ये वाला ए नहीं आएगा, ये श नहीं आएगा। नहीं तो इसको भी माना जा सकता था, दोनों माने जा सकते थे। आगे देखिए, अगला है, इज ए ड्रॉबैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो और अंग्रेजी पढ़ाने की क्रियान्विति में एक रुकावट बन जाती है, कमी बन जाती है, तो वो कमी क्या बन जाती है? सुविधाओं की कमी। यह है लैक ऑफ फैसिलिटीज़। यहाँ पर हमारे पास सुविधाएं नहीं है डायरेक्ट मेथड के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाने का, या डायरेक्ट मेथड के माध्यम से फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाने का। इस सुविधाओं की ना होने की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इम्पेडिमेंट पाते हैं, दुविधा पाते हैं। बताओ, निम्न में से कौन सा नाउन है? पिक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म भी मानी जा सकती है। डिजायर्ड भी आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, वर्ब है। और चिजेल जो है, छैनी, छैनी कहते हैं जिससे अपन हथौड़ी से ठुक ठुक करके ठोकते हैं, तो ये नाउन है। और ट्रेम्बल जो है वो कांपना वर्ब है, ये वर्ब है। आपका आंसर आएगा चिजेल। बहुत शीघ्र, अति शीघ्र मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपका टाइम खराब करे बिना, बस आप तो आंसर लगाते जाओ। आगे देखो, क्यों है उसका भी मैं आंसर दूंगा। इन द फ्रेज, फ्रेज में एनी अदर, अगर अदर देख रहे हो आप, अदर, अदर शब्द क्या है? वर्ग से पहले लग रहा है, तो जो वर्ग से पहले लग रहा है तो या तो वो एडजेक्टिव होगा या डिटरमिनर होगा। अगर वही किसी शब्द से पहले आएगा तो एडजेक्टिव होगा या डिटरमिनर। एडजेक्टिव यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, आपका आंसर आ जाएगा डिटरमिनर। क्या आ जाएगा? डिटरमिनर। तो जैसे एनी भी पूछ लेता आपसे तो भी क्या है, वो डिटरमिनर ही है। अगर सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अदर, अनदर, ए एंड द, माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट्स, ये सब एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स कहलाते हैं, सारे डिटरमिनर्स हैं। बताओ, कंटिन्यूअसली क्या है? एल वाई लग रहा है। एडजेक्टिव में, जब एडजेक्टिव में एल वाई लग रहा हो तो वो एडवर्ब होता है। जब एडजेक्टिव में कंटिन्यूअस एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा मिल जाना मेरे भाई, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगा मिल जाए तो वो एडवर्ब होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, द सेंटेंस, वो वाक्य जो कि गलत है, ठीक है ना, ड्यू टू द यूज ऑफ रॉन्ग डिटरमिनर। मतलब नीचे जो डिटरमिनर के यूज हैं वो गलत कर रखे हैं और उससे कोई सेंटेंस है जो गलत है। देखो, ही, उसने वर्कड काम किया टिल, जब तक कि उसके हाथ शुरू नहीं हो गए, क्या कपना, कप कपाना, या हाथ शुरू हुए कप कपाना। तो यहाँ पर देखो, ही के लिए दियर नहीं आएगा, हिज आएगा, क्योंकि ही काम कर रहा है तो हाथ उसके हो गए, हिज हो गए, तो ये गलत है। आगे का और देखो, देखो ही के लिए हिज यूज कर रखा है, सही है। हिज आर्म्स ग्रू हैवी, ये भी सही है। द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप द चिजेल एंड द हैमर, ये सब सही है, यही गलत है। अगला देखना कि इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है। गलत सेंटेंस पहचानना आप भी। ही लव्ड हिज वर्क, वह अपने काम को बहुत प्यार करता था, सही है, कोई दिक्कत नहीं पास्ट टेंस का। इट वुड बी हिज लास्ट वर्क, ये उसका अंतिम कार्य होगा, पास्ट टेंस में, सही है। हिज आर्म्स ग्रोन, ग्रोन क्रिया की थर्ड फॉर्म है और बिना हैज वर्ड के नहीं आती, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा ग्रीव। क्या आएगा? यहाँ ग्रीव, तो ग्रीव आएगा, तो हिज पास्ट टेंस चल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो यहाँ ग्रीव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रीव। अगला देखना, कॉटन जो है
वो लकड़ी से ज़्यादा, बताओ लकड़ी से ज़्यादा क्या होती है, भारी या हैवी, हल्की होती है, पहले तो ये बताओ, हल्की होती है कि भारी, तो भारी वाले वर्ड हटा दो। कॉटन जो है वो लकड़ी से क्या होती है, हल्की होती है। अब हल्की होती है तो लाइटर या लाइट, ये दोनों आएगा तो लाइटर आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, लाइटर। अगला देखो, कंपैरेटिव डिग्री बताओ हैवी की, तो हैवी शब्द एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसको अपन कंपैरेटिव बनाएंगे तो हैवी में क्या लगा दो, आई आर, हैवियर, और सुपरलेटिव बना दो द हैवीएस्ट, क्या बन जाएगा ये, द हैवीएस्ट। लो, हैवियर और हैवीएस्ट, बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा है ना आपसे, तो हैवियर आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री पूछ रहा है तो हैवियर आ जाएगा। चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए मेरे भाई। आपसे पूछ रहा है कि ऐसा करेक्ट वर्ड बताओ जिसका सिंबल द हो, ये द है भाई मेरे, क्या है ये, द। बताओ इनमें से द किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है, ब्रदर, ये तो बोल रहा है ब्रदर, ये बोल रहा है ना, बस यही बोल रहा है ना, ये ब्रदर हो गया। बाकी का देखो सब में लाफ्टर, फट, ये इसमें ग्रेट, हाइयर, तो इसमें ब्रदर है, इसमें द, टीएच की वजह से डायरेक्ट मेथड का। बताओ रीडिंग एक प्रोसेस है ऑफ साइट, साउंड एंड सीन, ये थोड़ा सा आपके डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिलहाल इसका आंसर डॉक्टर बेस्ट मानना चाहिए। बाकी का कई जगहों पर पीवी बैलर्ड भी लिखा हुआ है, पीवी बैलर्ड ने भी ये डेफिनेशन दी थी, बाकी का डॉक्टर वेस्ट जो है सही आंसर रहेंगे, डॉक्टर वेस्ट ने ये डेफिनेशन दी। आगे देखो, दे विल नॉट हेल्प दियर नीडी नेवर, इसको एक बार कंसीडर कर लेना आप, आंसर की का ही देख लेना एक बार, बाकी का डेफिनेशन आप और सर्च कर सकते हो गूगल पर। तो देखो, दे विल नॉट हेल्प दियर नीडी नेवर, वो अपने नीडी नेवर की मदद कभी नहीं भी नहीं करेंगे। करेक्ट क्वेश्चन बताओ, स्टेटमेंट का करेक्ट क्वेश्चन बनाना मेरे भाई। तो व्हाट डिड ही डू, पहली बात तो फ्यूचर का टेंस है तो पास्ट में जाएगा नहीं, ये भी पास्ट का हटा दो। अब अपन के दो ही ऑप्शन बचे, तो देखो अगर वाई की बात करें तो इसमें रीजन की कोई बात नहीं आ रही, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आ रहा है कि किसकी मदद करेगा, कौन करेगा, तो यहाँ पर हु वाला ये सही है कि हु विल दे डॉट हेल्प, कि वो किसकी मदद नहीं करेंगे, ये वाला सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, सी ऑप्शन सबका सही आएगा। इन लर्निंग इंग्लिश एज L2, अगर अपन लैंग्वेज 2 के रूप में लर्निंग करते हैं इंग्लिश को, यानी कि इसको सेकेंड लैंग्वेज मान करके पढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन सा स्किल जो है एक्वायर किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसा कौन सा स्किल है, क्या अपन फ्रीली उसको पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि लैंग्वेज 2 को अपन पढ़े तो फ्रीली, अगर कोई वोकैब पढ़े, लिसनिंग पढ़ें, तो देखो लिसनिंग भी आपको ज़रूरी होगी, स्पीकिंग भी ज़रूरी होगी, वोकैबलरी भी ज़रूरी होगी, ये दोनों पॉइंट ज़रूरी होंगे। तो ऐसा कोई नहीं है जो इंडिपेंडेंटली पढ़ा जा सके, तो इसमें आंसर मेरे हिसाब से ना आना चाहिए। बाकी का आप एक बार आंसर की पर डिस्प्यूट देख लेना आप क्या आता है ना। क्यों, कई लोग तो वोकैबलरी भी मानेंगे इसका आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये नन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो शब्दावली भी जो अंग्रेजी सीखने में, लैंग्वेज 2 की जो अंग्रेजी सीखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपन इंडिपेंडेंटली तो ये ना तो वोकैबलरी पढ़ सकते हैं, अगर आप वोकैब इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे तो लिसनिंग तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, है ना। हाँ, तो बाकी का देखो वोकैबलरी और लिसनिंग इंडिपेंडेंटली सीखी जा सकती है। इन लर्निंग इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 द फॉलोइंग स्किल इज एक्वायर्ड इंडिपेंडेंटली, फॉलोइंग स्किल को इंडिपेंडेंटली एक्वायर किया जा सकता है। बाकी देख लो इसमें दोनों में से कोई सा भी एक आंसर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको मैं भी अपने डाउट में रखूंगा, फिलहाल नन माना है मैंने, बाकी का वोकैबलरी और नन में से कोई एक आपका आंसर माना जाएगा। सीसी के अंदर द फोकस रिमेन्स ऑन, सीसी में फोकस किस पर रहता है, फोकस प्रगति पर, प्रक्रिया पर और उत्पादन पर, ये इसी पर रहता है कि भाई प्रगति हो, प्रोसेस चलती रहे और एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा आउटकम निकल करके आए, सीसी में यही होता है। जब हम सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज को, वी टेंड, हमारा जो इरादा रहता है टू फिल्टर करने का रहता है, क्या चीज़ फिल्टर करने का, यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को थ्रू द लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से, ऑलरेडी नोन, जिसको हम पहले से जानते हैं। इसको अपन कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब जब हम एक सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो वी टेंड टू फिल्टर द यूनिवर्स थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नोन, तो उसको कौन सा अपन कहते हैं बताना, है ना। मदर टंग का यूज करके कहते हैं अपन, मदर टंग का यूज करके अपन ऐसा काम कर देते हैं, यूजिंग मदर टंग, है ना। हाँ, एक्सपोजर तो नहीं कह सकते, जब भी हम कोई सेकंड लैंग्वेज को सीखते तो हमारा इरादा होता है कि हम फिल्टर करें यूनिवर्स को थ्रू द लैंग्वेज ऑलरेडी नोन, उस लैंग्वेज से जिसको हम पहले से जानते हैं, तो पहले से जानते हैं मदर टंग को, तो यूजिंग मदर टंग आना चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच किस चीज़ को डेवलप करता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है स्पीच और एक्सप्रेशन एबिलिटी को, ग्रामर स्किल्स को नहीं करता, नॉलेज को, विजन ऑफ लर्निंग को नहीं, ये स्पीच, हमारी स्पीच को और अभिव्यक्ति की जो योग्यता है उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर अपन मल्टीमीडिया एड्स देखें, जैसे टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है,
इन टीचिंग में उनको क्या माना जाता है? इनको ऑडियो भी माना जाता है, विजुअल भी माना जाता है। तो विजुअल और ऑडियो तो दोनों गलत, अलग अलग दे रखे, गलत है। इनको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में से क्या माना जाता है? तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या ये सब हार्डवेयर है? इनको हार्डवेयर टूल माना जाता है। डॉक्टर ने उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया, पैसिव वॉइस बनाओ, तो शी वॉज गिवन, उसे दिया गया, शी हैज़ बीन गिवन आएगा, शी हैज़ बीन गिवन। पहले तो हैज़ गिवन का कर दो, हैज़ बीन गिवन, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें हैज़ बीन गिवन आ रहा हो, वही आंसर हो जाएगा। चलो हैज़ बीन गिवन देखो किस में आ रहा है, इसमें हैज़ बीन गिवन नहीं आ रहा, हटा दो। इसमें हैज़ बीन गिवन नहीं आ रहा, हटा दो। इसमें हैज़ बीन गिवन नहीं आ रहा, हटा दो। आंसर आ गया मेरे भाई डी, यही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, बताना निम्न में से जो प्रेजेंट है ना, एवरीवेयर, प्रेजेंट क्या है? बट आर प्रेजेंट। पढ़ो देखो भैया कि कुड नॉट बी सीन बट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, लेकिन वो हर जगह पाए जाते हैं। तो बेचने की बात नहीं आ रही, खोने की बात नहीं आ रही, फॉरगॉट की बात नहीं आ रही, फाउंड की बात आ रही है, हर जगह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले ये देख लीजिए भैया, अगर आप लेवल 2 के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो कॉस्मोस क्लासेस का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये कोर्स मात्र आपको 999 में मिल जाएगा। सुदृढ़ तैयारी, हर एक प्रश्न के उत्तर, सही वाले उत्तर के लिए। अगर आप टॉपिक की हाई क्वालिटी वीडियो चाहते हैं, वीडियो के साथ पीपीटी चाहते हैं, क्लास के एमसीक्यू क्विज चाहते हैं, चैप्टर के वेल मैनेज नोट्स चाहते हैं, और यह फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी आपको चाहिए, तो आप कॉस्मोस क्लासेस का ये ऐप ले सकते हैं। कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है मोबाइल से, बस और कुछ नहीं। बाकी 999 का ये आप एक्सेस कर सकते हैं। तैयारी करेंगे, जनवरी तक आराम से तैयारी हो जाएगी। द करेक्ट स्पेलिंग इज, बताओ इनमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? मिस्चीवस, 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 मिस्चीवस। इसकी स्पेलिंग होगी, पहले मिस की लिखो, MIS, फिर चीफ की लिखो, ये चीफ हो गया, चीफ में से F हटा दो, VOUS लगा दो, तो ये MISCHI VOUS, MISCHI EVOUS, ये आ जाएगा। बाकी का और तो कन्फ्यूजन तो बहुत हुआ होगा आप लोगों को, है ना? आगे देखो, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर का नाउन क्या बनता है? डिस्कवरी बनता है। डिस्कवर का नाउन क्या बनता है? डिस्कवरी। तो ये खोज हो गई, ये खोज करना है, ये खोज हो गई, तो डिस्कवर का नाउन बनता है डिस्कवरी। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट का अपोजिट क्या होता है? एब्सेंट। प्रेजेंट का अपोजिट, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, कोई बता सकता है प्रेजेंट का अपोजिट क्या होता है? एब्सेंट। बताओ डेंजर, डेंजरस क्या है, किसका पेयर है? डेंजर एक नाउन है और डेंजरस एक एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बन रहा है मेरे भाई। किसका पेयर बन रहा है? नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बन रहा है। आई थिंक योर आंसर विल बी नाउन एंड एडजेक्टिव। किधर है? नाउन एंड एडजेक्टिव, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, टू एक्ट और बिहेव इन ए सर्टेन वे टुवर्ड्स समबडी। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ और या किसी चीज की तरफ हम अगर एक व्यवहार करते हैं तो व्यवहार को ट्रीट करना कहते हैं। देखो, ट्रीट करना, व्यवहार करना होता है। इंजेक्ट यानी किसी चीज को अंदर प्रवेश कराना, क्योर इलाज करना, वैक्सीनेट टीकाकरण करना। तो टीकाकरण करना, इलाज करना, इंजेक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, बिहेव करने जैसा। ट्रीट होगा। बताओ ऐसी बीमारी ऑफ बॉडी और माइंड, जो दिमाग और जो शरीर है उसकी बीमारी को क्या कहते हैं? उसकी डिजीज कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। हेल्थी तो कह नहीं सकते, स्वस्थ हो जाएगा, बैक्टीरिया जीवाणु होता है, वैक्सीनेशन टीकाकरण होता है। आंसर देखो अगला, दीज आर द टेस्ट टू इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में देयर आर टेस्ट होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, क्या करने के लिए? कि लर्नर को फेल कर दो, लर्नर को पास कर दो, या फिर लर्नर को ग्रेड और रैंक दो। कितना सीधा क्वेश्चन पूछा है। यही है भैया, डिटेन करने के लिए थोड़ी होता है, लर्नर को डिटेन करो, रोक दो, आगे मत बढ़ने दो। मतलब मैं सिक हूं, मैं बीमार हूं, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। तो आई एम का क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट आई। क्या बनेगा मेरे भाई? आरंट आई। एम का एमंट नहीं होता कभी भी, आरंट आई क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? ए। और ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पोर्टफोलियो इन सीसीई के फीचर, पोर्टफोलियो का फीचर क्या है? ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं इसके अंदर, बोलो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पोर्टफोलियो के अंदर ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होते। और इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी, ये विविधता को दिखाता है इन द असेसमेंट मेथड। बिल्कुल सही है, असेसमेंट मेथड में पोर्टफोलियो, सीसीई के पोर्टफोलियो विविधता को दिखाता है, यही अपना आंसर आएगा। पार्शियलिटी नहीं होती, रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है या प्रमोट किया जाता है, क्या करने, असेसमेंट मेथड के लिए, ठीक है ना? ओके, ये असेसमेंट मेथड में। अगला देखो, पहला पेपर सॉल्व हो चुका है आपका, शिफ्ट 1 क्लियर हो चुकी है मेरे भाई। अब आती है शिफ्ट 2, कौन सी?
शिफ्ट 2, 27 तारीख वाली शिफ्ट 2। तो रेडी, चलो मेरे भाई सुनो, अब जो शिफ्ट 1 वाले हैं वो चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना। अब वो आराम से एंजॉय करो, एनालिसिस करो और देख लो अपने आंसर की का क्या क्या है। 30-30 क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, 10-10 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाता है। थ्रू माई हेयर, अब माई देखो, थ्रू माई हेयर, माई आ रहा है, मैंने आपको बताया दिस दैट दीज दोज ईच एवरी आइदर नाइदर, ये क्या होते हैं सारे, ये डिटर्मिनर होते हैं। तो आपसे पूछे कौन है, तो ये डिटर्मिनर है, सीधा सा आंसर है, 1 मिनट नहीं लगे आंसर लगाने में। अगला देखो, वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू मिरर, अगर शीशे में देखने के लिए एक व्यक्ति अपने आप को क्या होता है, फील करता है, टेम्पटेड। तो बताओ यहाँ फील में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रही है, एस ए एस, बोलो टेंस कौन सा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगी हो तो टेंस होगा प्रेजेंट का सिंपल। तो आपका आंसर होगा यहाँ ये बी ऑप्शन, तो प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखना अगला है, चूज द सेंटेंस विद सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें सुपरलेटिव डिग्री हो। सुपरलेटिव डिग्री में जानते हो क्या होता है, ई आर ई एस टी आते हैं, ई आर तो कंपैरेटिव में आते हैं, ई एस टी सुपरलेटिव में आते हैं। ये ई आर आ रहा है कंपैरेटिव है, ये ई एस टी आ रहा है सुपरलेटिव है, ये आ गया, ये मोर कंपैरेटिव है और यहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। स्टेटेस्ट आ रहा ना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, सही सीक्वेंस बताओ डिग्री का, हैंडसम होता है, फिर मोर हैंडसम होता है, फिर मोस्ट हैंडसम होता है, सही है। हैंडसम में ई आर नहीं लगता, ई एस टी भी नहीं लगता, क्योंकि हैंडसम में क्या है, डबल कॉन्सोनेंट, डबल वोवल साउंड आ जाते हैं, डबल वोवल साउंड आने की वजह से इसमें आप क्या नहीं लगा सकते, ई आर ई एस टी लगा सकते हैं। आई हैड टू मेक द प्रेजेंस फेल्ट, यहाँ पर हैड टू देखते ही आप समझ जाना टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट मत कह देना, पास्ट परफेक्ट तो तब होता जब वर्ब की कौन सी फॉर्म होती साथ में, थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो पास्ट परफेक्ट नहीं माना जाएगा, पास्ट सिंपल माना जाएगा दोस्त। क्या माना जाएगा, पास्ट सिंपल। अगला देख लो, फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, निम्न में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, डॉक्टर कॉमन नाउन है, हेयर आपका कॉमन नाउन है, और प्रेजेंस आपका क्या है, ये प्रेजेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पार्टिंग दोनों नाउन हो सकता है, कॉन्क्रीट नाउन ज़्यादा सही है, ये प्रेजेंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए आंसर हो जाएगा प्रेजेंस। क्या हो जाएगा, उपस्थिति। उपस्थिति को आप केवल महसूस कर सकते हो, लेकिन आप गिन या छू नहीं सकते। हैंडसम क्या है, हैंडसम एक एडजेक्टिव है, हैंडसम क्या है, हैंडसम ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होते हैं जिसमें सम लगा हो, जैसे ट्रूसम, इर्कसम, ग्रूलसम, ये सम जिनमें लगते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर, उन्होंने अभी तक लेटर को स्टैम्प नहीं किया, तो हैवंट स्टैम्प्ड का बनेगा, हैज हैव, लेटर के अकॉर्डिंग तो हैज ही आएगा, बीन प्लस वर्ब थर्ड, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड आ रही हो, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड आ रही हो। बाकी देखो इसमें हेड हो गया, इसमें वॉज हो गया, इसमें वॉज हो गया, और जगह गलत है ना। अगला देखो, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट और अडॉप्ट ए टीचिंग मेथड, अगर आपको टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करना है, टीचिंग अप्रोच अगर आपको लेनी है, तो फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, लर्नर की एज, इकोनॉमिक ग्राउंड ऑफ द लर्नर, नहीं, लर्नर की इकोनॉमिक ग्राउंड से हमें कोई मतलब नहीं है, कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है कि भाई एस टी का है कि एस सी का है, इंटेलिजेंस लेवल से भी कोई नहीं है, एज, लर्नर की एज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। देखो, वॉइस्ड साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, वॉइस साउंड किसने प्रोड्यूस किए जाते हैं, वाइब्रेशन से, वॉइस्ड वाइब्रेशन होता है और वॉइसलेस विदाउट वाइब्रेशन होते हैं, तो अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे तो वॉइस साउंड्स का उच्चारण होता है। वॉइस साउंड्स, वॉइस का और वॉइसलेस दो तरह के होते हैं ना, वाइब्रेशन के आधार पर ही तो होते हैं, तो वॉइस्ड जो आप पूछा है आपसे, तो वाइब्रेशन के आधार पर वोकल कॉर्ड्स का वाइब्रेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगला देखना, कम्युनिकेटिव अप्रोच में टीचर का रोल क्या होता है, टीचर मास्टर होता है, नहीं, कंट्रोलर होता है, नहीं, फैसिलिटेटर होता है, बस सुविधा देता है, केवल सुविधा देता है, गाइड होता है, सुपरवाइजर होता है, ऑब्जर्वर होता है, लेकिन वो ना तो मास्टर बनता है ना कंट्रोलर बनता है। अगर लेखनी स्किल में देखें तो इंग्लिश में मेनली कौन से 3 स्क्रिप्ट्स लिखे जाने चाहिए, स्क्रिप्ट्स हमेशा राउंड होने चाहिए, कर्सिव होने चाहिए और प्रिंटेड होने चाहिए, राइट, ऐसे होने चाहिए ना, राउंड होने चाहिए, कर्सिव होने चाहिए, प्रिंटेड होने चाहिए, तो प्रिंट, कर्सिव और राउंड, ये 3 तरह के आपके स्क्रिप्ट्स होने चाहिए, ठीक भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन ढूंढो, बताओ सही क्वेश्चन क्या निकलेगा। लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सब्जेक्ट ढूंढना आप, या क्वेश्चन ढूंढना, तो डिड इसमें आ रहा है, डिड इसमें आ रहा है, इन दोनों में से नहीं आ रहा, तो देखो लेफ्ट आ रहा है डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आएगा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर है। क्या होगा,
सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और मुझे उम्मीद ये है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगर आगे। द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए टेक्स्ट बुक्स। बताओ जो कौन सी टाइप की एक्सरसाइज क्या की जानी चाहिए, इंक्लूड की जानी चाहिए किसके अंदर, एक टेक्स्ट बुक के अंदर। वेल सेलेक्टेड और ग्रेडेड। देखो पहला ऑप्शन ही साफ आ रहा है, रैंडम सिलेक्शन तो होना नहीं चाहिए एक्सरसाइज का, और सेम एक्सरसाइज भी नहीं होनी चाहिए। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज जो इर्रिस्पेक्टिव हो क्लास से, नहीं वो भी नहीं होनी चाहिए, क्लास से तो रिस्पेक्टेड हो, कम से कम रिस्पेक्टिव हो। आगे देखो, अगर हम मेजरमेंट की बात करें और इवेल्युएशन की बात करें तो क्या होता है, वो पूछ रहा है कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन में बाइडर और फॉर्मल होते हैं। अगर हम तुलना करें इवेल्युएशन की, स्कोप ऑफ इवेल्युएशन क्या होता है, बाइडर तो होता है, मूल्यांकन तो बाइडर होता है, स्वाभाविक बात है। बाइडर तो मेजरमेंट भी होता है, तो नैरो वाले भाग तो हटा दो, है ना, दोनों ही बाइडर होते हैं। मेजरमेंट और इवेल्युएशन दोनों वाइडर होते हैं, ये भी वाइडर होता है, ये भी वाइडर होता है। लेकिन मेजरमेंट कतई फॉर्मल होता है, क्योंकि इसके अंदर मार्क्स, स्टेटस वगैरह सब ये दिए जाते हैं, और ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो सकता है क्योंकि ये फीडबैक पर भी निर्भर करता है। तो ये इनफॉर्मल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इनफॉर्मल ही हो, फॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, इसलिए आपको बाइडर और इनफॉर्मल कंपैरिजन मेजरमेंट में देखना है। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यही वाला आंसर आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। अब बाकी का देख लेना एग्जामिनर क्या माने, मेरे हिसाब से तो यही मानना चाहिए आंसर, है ना। अगला देखना, ये वाला सिंबल किस में अपीयर होता है, ये सिंबल गलत है यहाँ पर, इस पर आप रेट लगा देना, ऑब्जेक्शन लगा देना अगर ऐसे आए तो। ये सिंबल कुछ ऐसा है, और अगर ये सिंबल ऐसा है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मेजर में आएगा, ज आएगा, ये जेड है, ये ज है, D3 है, और ये जेड है, तो आपका ये वाला साउंड होगा, है ना, ये वाला माना जाएगा। ये टाइपिंग एरर है, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्शन लगा देना अगर ऐसे ही तरीके का आया हुआ है तो। बताइए कॉन्ट्यूर का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्यूर का मतलब होता है आउटलाइन, बाहरी। कॉन्ट्यूर का मतलब होता है आउटलाइन, बाहरी। तो द आउटलाइन ऑफ द आउटर एज ऑफ समथिंग, ये हो गया। हाँ, सुटेबल इज द सिनोनिम ऑफ, सुटेबल का मतलब होता है किस, क्या होता है बताओ, रिमेन, रहना, एप्रोप्रिएट उचित, ये होगा। अलाइक और अनसुटेबल ये तो अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा सिनोनिम किसका है, सुटेबल एप्रोप्रिएट का सिनोनिम है, एप्रोप्रिएट मानी भी उचित होता है, सुटेबल मानी भी उचित या उपयुक्त होता है। कल्टीवेशन कहाँ से लिया गया है, कल्टीवेशन शब्द की उत्पत्ति कल्टीवेट से हुई है, कल्टीवेशन शब्द की उत्पत्ति कल्टीवेट से हुई है, ये लो कल्टीवेट शब्द से हुई है, तो ये आंसर आ जाएगा कल्टीवेट, ठीक है ना। अगला देखना, कल्टीवेट यानी ढालना, कोई चीज बनाना, निर्मित करना। वन वर्ड फॉर प्लांट्स इन जनरल, ऐसे प्लांट्स जो जनरल में होते हैं, सामान्य भाव में होते हैं, उनको वेजिटेशन कहते हैं। वनस्पति ना ग्रेनरी कहते हैं, ग्रेनरी अन्नागार होता है, या अनाज, अनाज के लिए होते हैं। फर्टिलाइजर्स उपजाऊ होते हैं, सीड बीज होते हैं, और उर्वरक होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो वेजिटेशन आ जाएगा वनस्पति, है ना, वेजिटेशन क्या होती है, वनस्पति, है ना। आगे देखो, द वर्ड दैट मीन्स सेम टू मेक समबडी, किसी भी व्यक्ति को मेक क्या करना, रोकना, किसी व्यक्ति को रोकने के लिए बंद, कॉन्ट्यूर और एरोजन तो नहीं यूज होंगे, चेक यूज होगा। क्या होगा, चेक, चेक मानी भी रोकना होता है, चेक मानी भी क्या होता है, रोकना होता है। बंद तो बांध होती है, कॉन्ट्यूर बाहरी होता है, एरोजन अपर्दन होता है, अपर्दन पानी जो मृदा का अपर्दन होता है वो एरोजन होता है। बताओ वो अपोजिट बताओ जो कि कंस्ट्रक्शन का अपोजिट होता है, तो कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करना, तो कंस्ट्रक्शन का अपोजिट हो गया डिस्ट्रक्शन। बाकी कन्वर्जन करना, कन्वर्ज करना, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना मतलब ढालना किसी चीज़ में, कन्वर्ज करना। और आर्किटेक्चर आपको पता है वास्तुकारी होती है, और कन्वर्जन यानी क्या होता है, रूपांतरण करना किसी चीज़ का, कन्वर्ट करना। द बेस वर्ड ऑफ इरोजन, इरोजन शब्द की उत्पत्ति हुई इरोड शब्द से, इरोजन शब्द की उत्पत्ति इरोड शब्द से हुई है दोस्त, किससे हुई है, इरोड से। तो देखो रोज, इरोज, इरोज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की, कोई भी रेगुलर जो चीज़ होगी वो इरोज होगी, और रोज गुलाब होता है, इरोड ये शब्द होता है, ये कोई शब्द नहीं होता, इराइज है ना, कोई शब्द नहीं होता। अगला देखना, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन इज बिल्ट इनटू टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड इज ए पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। भाई आज कंटिन्यूअस इवेल्युएशन का मतलब होता है डेली रूटीन में आपको यूज कर सकते हो, आप डेली कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर सकते हो, तो डेली हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखो, इन दिस मेथड वी चूज अ करेक्ट सेंटेंस एज अ मॉडल एंड अलाउ द लर्नर्स टू चेंज इट्स वर्ड्स। बताओ अगर ऐसा कोई मेथड है क्या जिसमें हम केवल करेक्ट सेंटेंस चुनते हैं एज ए मॉडल, मॉडल के रूप में,
तो अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और करेक्ट सेंटेंस और मॉडल के रूप में अगर प्रारूप के रूप में करते हैं तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है, जिसमें अपन करेक्ट सेंटेंस एज मॉडल यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मेथड में अपन क्या करते हैं, एक सही सेंटेंस को मॉडल के रूप में यूज करते हैं। द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेंटेंस इज, करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा सेंटेंस के लिए, एंग्री नेबर ने मार दिया था पागल कुत्ते को, तो बताओ हु हैड किल्ड द मैड डॉग, यही आएगा। होम तो आएगा नहीं क्योंकि डॉग आ गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आ गया, व्हाई वाज द मैड डॉग, ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। आंसर आएगा हु हैड किल्ड द मैड डॉग। आगे देखो, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर थिंकिंग इज अ मेरिट ऑफ, अगर आप बताओ अगर आपको मौका मिल जाए सोचने का, तो इंसान को मौका कब मिलता है सोचने का, जब वो लाउड रीडिंग कर रहा हो या साइलेंट रीडिंग कर रहा हो। बिल्कुल वो साइलेंट रीडिंग कर रहा हो तब जाकर के उसको मौका मिल जाता है क्या करने का, सोचने का। साइलेंट रीडिंग में मिलता है, तेज तेज में तो पढ़ने भी लगेंगे, हम उच्चारण पर ध्यान रखेंगे। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, यानी साथी और स्वमूल्यांकन को इंप्रूव किया जा सकता है यूज करके द गिविंग सजेशंस, निम्न में से कौन सा सुझाव, बताओ करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। जजमेंट करे, नॉट गिविंग फीडबैक नहीं दे, अरे फीडबैक दे करके तो काम होता है मेरे भाई। ओवरलुक करे मिस्टेक्स को, गलतियों पर देखा करे, नहीं, बल्कि रेगुलर फीडबैक दे। अगर आप स्व मूल्यांकन कर रहे हो या अपने साथियों का मूल्यांकन कर रहे हो तो साथियों को रेगुलर फीडबैक दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट, ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, इनका अपन यूज करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, अगर अंग्रेजी को पढ़ाने में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का हम यूज करते हैं तो इससे किस चीज़ को प्रमोट मिलती है, फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, अगर अपन अंग्रेजी को पढ़ाने में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का यूज करेंगे तो इससे फॉरेन लैंग्वेज में सपोर्ट मिलेगी, अपन विदेशी भाषा को अच्छे से सीख पाएंगे। द होस्टेस आस्क्ड माई सन, जो होस्टेस थी मतलब मेहमान जिसके घर में अपन जाते हैं वो महिला है, तो होस्टेस ने डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए, मेरे बेटे से पूछा। तो ये प्लेन में भी हो सकती हैं, एयर होस्टेस हो सकती हैं। तो होस्टेस ने पूछा मेरे बेटे से, देखो कितनी गलती की है, इंक्वायर्ड के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑफ लगता है, कोई बात नहीं, गलती कर सकते हैं। डिड यू, तो यू कौन है, यहाँ सन है, सन के लिए ही आ जाएगा, डिड को हेड सेलेक्ट कर दोगे, आंसर क्या आएगा, ये रहा, शी ही हेड सेलेक्ट, कहाँ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ओके, अगला देखना, अगला क्वेश्चन से पहले ग्रेड सेकंड का एक थंबनेल आ गया। ग्रेड सेकंड का कोर्स अगर आप चाहते हैं, अगर आप रीड के अलावा ग्रेड सेकंड की भी तैयारी इंग्लिश विषय से करना चाहते हैं तो कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, और कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके मात्र 1199 में आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, मात्र 1199 में। चलो शुरू करते हैं आगे। अब अगला, अब चालू हो गया पेपर 3, ऊपर लिख रहा है देखो पेपर 3, यानी कि शिफ्ट 3 का ये आपका जो पेपर सेक्शन है ए, वो शुरू हो गया है साहब, सीरीज ए है ना। बताओ निम्न में से कौन सा गलत है, गलत बताना है आपको। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस के अंदर क्या चीज़ होती है, टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास, बिल्कुल क्लास में बात होती है विद्यार्थियों से। गिविंग ग्रेड्स एंड सिक्वेंस, क्या हम ग्रेड्स और सिक्वेंस देते हैं इसके अंदर, या फिर ग्रुप डिस्कशन को अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर, या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित देते हैं कि वो टारगेट लैंग्वेज बात करे। बस नेचुरलनेस का मतलब यही है कि उसको मौका दो, ग्रेड मत बनाओ, सिक्वेंस मत दो उसको, सिक्वेंस दोगे तो वो बोल ही नहीं पाएगा, विद्यार्थी सिक्वेंस में बोल नहीं पाता। आगे देखो, नेचुरल का मतलब क्या हम हिंदी को ऐसे सिक्वेंस में सीखते हैं क्या, ग्रेड के साथ सीखते हैं क्या, नहीं। चूज द राइट क्वेश्चन फॉर रानी वेंट टू दिल्ली बाई बस, रानी दिल्ली गई बस से, इसका सही सिक्वेंस बताओ। रानी दिल्ली गई साहब बस से। लेवल 1 का कोर्स भी अवेलेबल है कॉस्मोस क्लासेस के ऐप पर, अगर लेवल 1 का मेंस का आप कोर्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। डज रानी गो टू दिल्ली बाई बस, डिड रानी गो टू, अब देखो डिड, अब यहाँ पर देखो वेंट आ रहा है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म डिड, और फिर यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ डिड और गो इसमें आ रहा है, डिड वेंट, इसमें डिड वेंट आ रहा है, वेंट गलत है, डू गो गलत है, डज गो गलत है, ये आएगा आंसर, डिड रानी गो। अगला देखो, विच वन इज नॉट एम, विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव मतलब जानते हो डीप, डीप रीडिंग में समय लगता है कि नहीं लगता बताओ, लगता है ना। अगर गहन अध्ययन करोगे किसी चीज का तो समय लगेगा ना। देखो अगर अपन डीप रीडिंग करवाते हैं तो कौन सा उद्देश्य नहीं है डीप रीडिंग का, तो उद्देश्य नहीं है बताना है आपको कि स्टूडेंट बोलने में सक्षम हो जाता है करेक्टली, बिल्कुल डीप स्टडी से तो होता ही है। क्या स्टूडेंट्स की एक्टिव वोकेबलरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है साहब। कंसंट्रेट कर पाता है लैंग्वेज पर, कर पाता है।
सेव टाइम नहीं बचेगा भाई साहब। क्यों नहीं बचेगा? डीप स्टडी करेगा तो गहरा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। सरफेस स्टडी में तो नहीं लगता। अब जैसे मैं एक एक शब्द को आपको समझाने लग जाऊँ तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा पेपर सॉल्यूशन में? अब देखो फोनेटिक सिंबल बताओ शव का फोनेटिक सिंबल ये रहा, ये श हो गया, ये ए हो गया, ये ऊ हो गया, यही होगा, ये रहा शव, ये फोनेटिक सिंबल हो गया इसका। बताइए, ही हैज गिवन ए पेन टू राधा, उसने एक पेन दिया है राधा को। तो बताओ राधा, पैसे क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है इसका। क्वेश्चन बनाओ। टू हुम, पहले तो इससे देख लो हैज गिवन कहाँ कहाँ आ रहा है। हैज गिवन इसमें आ रहा है, हैज गिवन, और इस सब में आ रहा है बेटा, इससे तो नहीं कर सकते अपन चेंज, ठीक है ना। फिर इधर ए पेन भी आ रहा है, अरे वाह, एक गजब कर दिया इसने। टू हुम कौन सा है? सजीव ऑब्जेक्ट, और ये टू राधा सजीव ऑब्जेक्ट है, तो इसको टू हुम कर देंगे, बस ये हो गया क्वेश्चन इसका। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा पहला, सब गलत है बाकी। आगे देखिए, ये देखिए, ये रीट मेंस का कोर्स है। अगर आप चाहते हैं रीट मेंस का कोर्स लेना तो आप रीट मेंस के लिए 999 रुपये का आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो। सारी सुविधाएं मिलेगी, पूरे फैसिलिटीज़ हैं। तैयारी खूब बढ़िया दमदार होगी, शानदार होगी, एक्सीलेंट होगी, मतलब मज़ेदार तैयारी होगी। अगला देखो, अगर हम एवेल्युएशन साइकिल की बात करें, मूल्यांकन चक्र की बात करें, तो मूल्यांकन चक्र में निम्न में से कौन सा एलिमेंट नहीं आता? मेजरमेंट मूल्यांकन के साथ साथ चलता रहता है, मेजरमेंट तो मूल्यांकन के साथ साथ चलता रहता है, तो ये तो इसके साइकिल में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स कि हम पहले अपन मूल्यांकन करने से पहले उद्देश्य, पहले देखो साइकिल है, ऑब्जेक्टिव हम तैयार करते हैं कि नहीं करते? ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, और मेजरमेंट चलता ही रहता है, लर्निंग भी चलती रहती है। लेकिन टूल्स और डिवाइसेज उसके साइकिल में नहीं आते। टूल्स और डिवाइसेज तो ऑब्जेक्टिव से पहले ही निर्धारित होते हैं कि ये टूल्स आपको एवेल्यूशन के लिए यूज करने होते हैं, ये उसकी प्रोसेस में नहीं आते। ओल्ड मेथड यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, वो कौन कौन से हैं? ओल्ड मेथड की बात करें तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर तो है ही यार, और चारों में ही है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर चारों में है। और अब बताओ डायरेक्ट मेथड की बात करें तो ये क्लासिकल मेथड है, और वो आपका ये थोड़ा सा बाद में आ गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बाद में आया था ये। और बाइलिंगुअल मेथड की बात करें तो ये तो अभी नया मेथड है। सब्स्टिट्यूशनल मेथड की बात करें, ये भी नया मेथड है। मल्टीलिंगुअलिज्म की भी नया मेथड है। तो आपका डायरेक्ट मेथड वाला आंसर आएगा भैया, ठीक है ना। तो ये तो पुराना है ही, डायरेक्ट मेथड भी आपका पुराना हो गया, इनके बाद तो तीनों नए हैं। आगे देखो, सम बॉयज वर हेल्पिंग द बाउंडेड मैन, पैसिव बनाना है तो द बाउंडेड मैन पहले आएगा, चारों में आ रखा है। और इसके टिप्पणी करेंगे तो वॉज बीइंग हेल्प्ड आ जाएगा। वॉज बीइंग हेल्प्ड किधर है? ये रहा, वॉज बीइंग हेल्प्ड, ये आंसर आ जाएगा। तो द बाउंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग की क्या क्वालिटी नहीं होती है? क्वालिटी नहीं होती है। लेजिबिलिटी, सुपाठ्य, अच्छी हैंडराइटिंग सुपाठ्य होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यूनिफॉर्म्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक मतलब एक साथ मिली हुई, जुड़ी हुई ढंग से, अलग थलग नहीं, एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक शब्द कहीं लिख दिया। राइटिंग स्लोली, धीरे मत लिखो। अरे यार, क्वालिटी होती है धीरे लिखना, तेज लिखना। अगर धीरे धीरे लिखने की क्वालिटी होती तो फिर कभी पेपर ही पूरे नहीं होते। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये राइटिंग स्लोली ये हटा देना। रूब्रिक्स को यूज किया जाता है एक ही विद्यार्थी की अलग अलग चीज़ों को जज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को टीचर का असेसमेंट इसके अंदर नहीं होता है, टीचर असेसमेंट नहीं होता है, टीचर का नहीं होता है, पेरेंट्स का भी नहीं होता है। तो इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट हो सकता है, विद्यार्थी खुद का भी कर सकता है, और एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का भी असेसमेंट कर सकता है। तो उसको पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताओ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? द पुलिसमैन सेड टू अस, पुलिसमैन ने हमसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, की भैया कहाँ जा रहा है? पुलिसमैन ने हमसे कहा कहाँ जा रहा है, तो पुलिसमैन ने पूछा है हमसे, पूछा तो यहाँ भी है, पूछा तो यहाँ भी है, पूछा तो सब जगह ही है, ठीक है। तो यहाँ से करो भैया, दैट और वेयर आ रहा है तो दैट नहीं आएगा, वेयर आएगा। तो एक तो गया, फिर वी आ गया यहाँ पर, ये वी अस हो गए, और आर का बर हो जाएगा, ये रहा, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इधर वी गायब है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, सब ऑप्शन गलत है ना। शानदार क्वेश्चन अच्छा था, कंफ्यूजिंग। निम्न में से बताओ कौन सा रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट मेथड से? डायरेक्ट मेथड से कौन सा रिलेटेड नहीं है? क्या ग्रामर को इसमें सिस्टमेटिकली पढ़ाया जाता है? नहीं, पहला ही ऑप्शन गलत है। अरे ग्रामर को सिस्टमेटिकली तो केवल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ाया जाता है मेरे भाई। तो आपका ये ऑप्शन गलत है। पता है कौन सा टेस्ट चल रहा है? ये चल रहा है पेपर नंबर 3, यानी शिफ्ट नंबर 3। शिफ्ट नंबर 3 के भी 12 सवाल कर चुके हैं, है ना शानदार।
अच्छा, और उसकी भी सीरीज कौन सी है? ए। टू क्लोज इन क्लोज टेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, बताओ क्लोज टेस्ट में स्टूडेंट से क्या कहा जाता है? क्लोज टेस्ट होता है एक पैसेज होता है, उसमें कई जगहों पर रिक्त स्थान दे देते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि भैया सही ऑप्शन अर्थ के आधार पर भर दो, बाकी के सब डिलीट कर दो। तो ये होता है टू आंसर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दियर पीयर, नहीं साथियों का इसमें साथ नहीं लिया जाता। क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ए टेक्स्ट बुक, नहीं टेक्स्ट बुक भी नहीं यूज करते, टेक्स्ट बुक के यूज करके अगर आपको उनको करने पड़ जाए मजा आ जाए, नहीं। आगे देखो, टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक भरने पड़ते हैं, शब्दों को डिलीट करना पड़ता है, यही सही है आंसर, बाकी का हटा दो सारा। अगला देखो, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं? अरे बाउल साउंड 20 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 24, तो 24 आएगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24। बहुत इजी पेपर है। इन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स में कितने भागों में बांटा जा सकता है? अगर केवल लैंग्वेज बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो नॉर्मल लेवल पर तो अपन 3 भागों में बांटते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर अपन लैंग्वेज लर्निंग के आधार पर बांटें, भाषा सीखनी है, टीचिंग पेडागोजी का ही क्वेश्चन है, तो टीचिंग पेडागोजी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, एक तो ग्रामेटिकल और एक लेक्सिकल, 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। तो इसका आंसर तो 2 आना चाहिए, बाकी का सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स दे दे तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। करेक्ट स्पेलिंग बताओ। मशीनिस्ट, तो मशीन की स्पेलिंग MACHINIST, यही पहला ऑप्शन है, मशीनिस्ट। लो अगला क्वेश्चन, करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंटेंशन का क्या होगा? इंटेंशन इरादा होता है, तो इंटेंशनल, ऐच्छिक, इरादे से, इरादा, तो इंटेंशनल हो जाएगा इसका आंसर। इंटेंशनल क्या हो जाएगा आंसर? इंटेंशनल हो जाएगा मेरे भाई। बताओ चांस का सिनोनिम बताओ। चांस का सिनोनिम क्या होता है? क्या कावर्ड होता है? कावर्ड होता है आलती पालती मार के बैठना, कावर्ड होता है आलती पालती मार के बैठना। टोटली पूरा, थॉरोली, मतलब थॉटफुली, विचार पूर्वक, और ये क्या कहलाएगा? अपॉर्चुनिटी, मौका, बिल्कुल यही होगा, अपॉर्चुनिटी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी इसका आंसर हो जाएगा। बताइए रूट वर्ड कौन सी है? सेट किस में से बना? सिट की सेकंड फॉर्म सेट होती है, सिट, सेट, सेट, आंसर आ जाएगा बी। एंटोनिम बताओ फियरलेस का। फियरलेस का विलोम क्या होगा? अफ्रेड, अफ्रेड ऑप्शन में नहीं है। फ्राइटेंड यानी भी भयभीत होता है, स्केयर्ड यानी भयभीत होता है, बेलिंग यानी रोता हुआ होता है, डरता हुआ, रोता हुआ। पॉज, रुका हुआ होता है। आंसर क्या आएगा? फ्राइटेंड। सर स्केयर्ड क्यों नहीं? क्योंकि निकटतम तो यही है, फियरलेस से फ्राइटेंड, फियर से बना ना तो फ्राइटेंड, ये निकटतम, डायरेक्ट है वो। ए पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप, एक व्यक्ति जो समूह को लीड करता है, कैप्टन कहलाता है वो, कैप्टन है। फियरलेस, स्ट्रॉन्ग, करेजियस, ये तो नहीं होंगे सीधे सीधे वर्ड, कर दोगे तो वैसे तो। द सिनोनिम ऑफ अबेंडन्ड, अबेंडन यानी त्यागा हुआ, और त्यागा हुआ यहाँ पर से कावर्ड तो नहीं होगा, हर्ड, झुंड होता है हर्ड, ये अंडन भी नहीं होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट, छोड़ा हुआ, लेफ्ट, है ना। अबेंडन यानी त्यागा हुआ, परित्यक्त, लेफ्ट। अगला बताओ, पिक्चर, एक पिक्चर क्या होती है? पिक्चर कैसा ऐड होता है बताओ? एक पिक्चर केवल विजुअल ऐड होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, पिक्चर के अंदर विजुअल ऐड होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पिक्चर एक विजुअल ऐड है। अगला देखना, इलनेस और डीफनेस, मतलब बीमारी और बहरापन। बताओ क्या एजेस से, एज और सो से जोड़े जा सकते हैं? नहीं, या तो हम इनको जोड़ सकते हैं बोथ एंड से, नाइदर नॉर से। कैन बी कॉज्ड बाय नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? इलनेस भी आ सकती है और डेफनेस भी आ सकती है, तो दोनों ही आ सकते हैं ना, तो बोथ हैंड आएगा, दोनों ही आ सकते हैं इसके अंदर, तो बोथ हैंड आएगा। स्मोक, धुआं, फाउल वाटर, गंदा पानी, गंदी हवा और कचरा, ये क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं, एक साथ मिलकर के प्रदूषित करते हैं, पल्यूट करते हैं, बहुवचन करता है, पल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, बहुवचन करता है। पास्ट टेंस में तो नहीं चल रहा ना ये, और वैसे भी प्रेजेंट में आएगा, प्रदूषित करते ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिनर, निम्न में से डिटरमिनर कौन है? ये थ्रू क्या है? थ्रू, 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 थ्रू प्रपोजिशन है। नेवर क्या है? एडवर्ब है। एन क्या है? डिटरमिनर है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। अगला देखना, अगर आप चाहते हैं ग्रेड 2 का कोर्स लेना तो आप 1199 में से एक्सेस कर सकते हैं कॉस्मोस क्लासेस के ऐप से।
अभी कर सकते हैं तुरंत अगर आप चाहें पढ़ाई करना। द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज टू नॉइज। द सेंटेंस इज इन, कौन से टेंस में है? कर लो, वर्ब का पता लगाओ। वर्ब कहाँ है? ये वर्ब, वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। कौन सा टेंस आएगा? सिंपल, फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अगला देखो, ही एंड शी हैज बिकम यूज्ड टू ऑल द सराउंडिंग नॉइसेस। नाउन पूछ रहा है, नाउन कहाँ से है? नाउन नॉइजेस भी हैं, पर प्रोनाउन भी, प्रोनाउन पूछ रहा है, नाउन भी है, प्रोनाउन, कॉमन नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन पूछ रहा है। ये ही एंड शी अंडरलाइंड है, ही एंड शी अंडरलाइंड है, तो ये दोनों पर्सनल प्रोनाउंस हैं। क्या है दोनों? ही एंड शी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। सारे कैसे प्रोनाउंस होते हैं? पर्सनल। ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आगे देखो, चूज द कंजंक्शन। कंजंक्शन को चुनो। आउट ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन सा है? बताओ। ये तो है एडवर्ब है, ये कंजंक्शन है, ये प्रपोजिशन है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगला देखो, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिजी। बिजी की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बिजी, बिजियर और बिजीएस्ट। बिजी पॉजिटिव डिग्री है, बिजी इसका IR लगा देंगे, ये बिजियर हो गया, और सुपरलेटिव हो गई BUSIEST, बिजीएस्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। भाई साहब आपके पेपर हो गए सॉल्व, यानी कि टोटल तीनों की तीनों शिफ्ट्स आपकी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों शिफ्ट्स में से जो भी डाउट होंगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर आपको ऑब्जेक्शन आ सकता है, आप रेट लगा सकते हैं, वो फोनेटिक सिंबल वाला था, और अगर ऐसा ऑप्शन आया है तो यही करेंगे। बाकी का आप अपने हिसाब से भी अपने आंसर से एक बार जज करें, बाकी का फाइनल आंसर की का भी इंतजार करें। उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही बैठे होंगे और आप बहुत सफल होंगे, डेफिनेटली बहुत सफल होंगे। और बहुत पेपर सीधा भी था, सीधा बहुत था पेपर। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।